दोस्तों, एक लड़की अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। बहुत ही खुश थी। भाई परिवार सब एक दूसरे का सम्मान करते और सम्मानित परिवार के सदस्य थे। उसके माता पिता उसकी बहुत इज्जत करते थे क्योंकि इकलौती लड़की थी और दोस्तों दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छी थी। पर शायद किस्मत को और ही कुछ मंजूर था। एक दिन अचानक उसके पेट में दर्द होता है और दर्द बहुत तेज होने लगता है, असहनीय होने लगता है। डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो महिला चिकित्सक को बुलाया जाता है और उसका पेट का चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर साहब उस लड़की से कहती हैं कि आपको इस स्थिति में ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, आप आराम करो, घर पर रेस्ट करो। माँ बाप डॉक्टर की तरफ देखते हैं, लड़की भी डॉक्टर की तरफ अचंभित होकर देखती है और लड़की पूछती है कि मुझे आराम की क्या ज़रूरत है। तो डॉक्टर कहती हैं कि आपके पेट में 3 महीने का बच्चा है, आप 3 महीने से प्रेग्नेंट हैं और ये चौथा महीना चल रहा है, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। ये पेट में दर्द उसी वजह से हुआ है। जैसे ही लड़की बात सुनती है, उसके पैरों के तले जमीन निकल जाती है, आसमान फट जाता है और ऐसा लगता है कि मुसीबतों का पहाड़ उसके ऊपर टूट चुका है। वो लड़की कहती है कि ना तो मेरा कोई दोस्त है, ना मेरी अभी शादी हुई है और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और मैं घर से बाहर किसी से मिलने भी नहीं जाती हूँ और अब तक अपने जीवन में मैं किसी के साथ फिजिकल भी नहीं हुई हूँ। तो कैसे हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे 3 महीने हो गए हैं और चौथा महीना गर्भ का चल रहा है। दोस्तों, वो लड़की इस बारे में सोचकर बहुत परेशान और हैरान हो जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है। जब पूरी घटना की सच्चाई निकलकर सामने आती है तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, ये कहानी बहुत दुख भरी है, अंतरात्मा को झंझोड़ देने वाली है और मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी को पूरा सुने और उसकी लड़की के दर्द को महसूस करें और अपने कमेंट्स में अपनी राय मुझे बताएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप के साथ एक नई और सच्ची घटना। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी घटनाएं, सत्य कहानी आप तक पहुंच सके। ये जो कहानी है बहुत दुख भरी है। तो दोस्तों, लड़की जो होती है उसकी उम्र लगभग 18 और 19 साल के बीच में होती है। फर्स्ट ईयर की वो स्टूडेंट थी। गर्मियों की छुट्टी शुरू हो जाती है और वो सोच रही थी कि इस बार मैं इन छुट्टियों का भरपूर मज़ा लूँगी, छुट्टियों को फुल तरह से एंजॉय करूँगी। लेकिन घर में माँ बाप वो अनुपस्थित थे, कहीं गए हुए थे। सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर ही थी। तो पूरा घर मेंटेन करना, साफ सफाई करना, खाना बनाना, इन सब में थकावट उसे हो गई थी क्योंकि उसे काम करने की ज़्यादा आदत नहीं थी। अब जब थकान हो गई थी तो वो बिस्तर पर लेट जाती है और सिर की मसाज कर रही थी। तभी मेरा भाई मोहित की आवाज़ सुनाई दी। वो बंद कमरे में आया और कहने लगा कि क्या दीदी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम ऐसे कैसे लेटी हुई हो? तो मैंने मुंह बनाते हुए कहा कि यार मम्मी पापा सब घर से चले जाते हैं तो सारे काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ जाती है और मुझे ही काम करना पड़ता है और मुझे तो ऐसा लगता है कि छुट्टियों में मैं नौकरानी बन जाती हूँ। इतनी बात मोहित ने सुनी और मुझसे कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। आप थक गई हो, आप आराम करो, मैं आपके लिए दूध लेकर आता हूँ और आपको सुकून मिलेगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, जाओ दूध ले आओ। मोहित जाता है और दूध लेकर आता है। दूध पीने के बाद मैंने गिलास को रख दिया और मोहित बोलता है कि दीदी आपका सर दुख रहा है, चलिए मैं आपका सर दबा देता हूँ। भाई बहन का प्यार था और दोनों आपस में बैठे थे और वो थक भी चुकी थी। अब मोहित मेरा सिर दबाने लगा तो मुझे सुकून मिलने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली और मेरी कब नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं कितनी देर सोई, कितनी देर बाद मेरी नींद खुली, मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। अब मुझे तभी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी और मैं घबरा कर उठी। मैंने घड़ी पर नजरें डाली तो देखा रात के लगभग 11 बज चुके थे। अचानक मुझे झटका सा लगा। मैंने देखा कि मोहित मेरे पास बैठा हुआ है और उसके हाथ में पैसे थे। मैंने पूछा उससे
कि भाई तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो उसने नज़रें झुकाते हुए कहा कि प्लीज़ दीदी मम्मी को मत बताना। तो मैंने उससे सख्ती से पूछा और चिल्ला कर पूछा कि बता तेरे पास ये पैसे कहाँ से आए। तो उसने कहा कि मैंने मम्मी के एक दोस्त से कई साल पुराना कर्ज चुकाने के लिए मुझे लौटाए थे और मैं सोच रहा था कि इस पैसे से मैं मोबाइल खरीद लूँ। और मैंने उसे समझाया कि तुम मोबाइल खरीदना चाहते हो, घर के हालात देखो, मम्मी भी काम करती हैं, पापा भी काम करते हैं, मम्मी ने तुम्हें ये पैसे अपना कर्ज चुकाने के लिए दिए हैं और ये तुम कर्ज नहीं चुकाना चाहते हो बल्कि एक अपने लिए मोबाइल लेना चाहते हो। तुम्हें अपनी इच्छाओं की परवाह है, माँ बाप की इच्छाओं की परवाह नहीं है। तब मोहित ने पैसे मम्मी को दे दिए और अगले दिन मम्मी किचन में काम कर रही थी। तभी मोहित अपने दोस्तों के साथ घर आया। मैं भी मम्मी के साथ थी। मैंने दुपट्टा नहीं ओढ़ रखा था, मैं बर्तन धो रही थी। तो उसने अपने दोस्त को लाउंज में बुलाया और वहीं पर बैठा दिया। मैंने तुरंत अपना दुपट्टा उठाया और दुपट्टे को ओढ़ा और ये कहा कि क्या ये सही तरीका है तुम्हारे दोस्तों को घर पर लाने का, और तुम दोस्तों को घर पर लाने से पहले तुमने पूछना भी जरूरी नहीं समझा, ना ही बताना जरूरी समझा। आप जल्दी से खाना तैयार कर दो दीदी, मुझे भूख लग रही है और मेरे दोस्त आए हैं। और मोहित का जो रवैया था वो बिल्कुल थोड़ा सा अजीब व गरीब हड़बड़ाहट वाला था, जो मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने देखा कि मोहित का जो दोस्त थे मुझे घूर रहे थे और मुझे अजीब सा लगा। और मोहित के जो दोस्त थे वो मोहित की उम्र से बड़े थे। अमूमन हम दोस्ती दो लोगों से करते हैं, एक वो जो हमारे हम उम्र हो और एक वो जो हमसे बड़े हों। तो वो उम्र में उससे बड़ा था। जब उसके दोस्त घर से चले गए तो मैंने मोहित पर गुस्सा किया और कहा कि आज के बाद ये तुम्हारे दोस्त घर पर नहीं आने चाहिए और तुम अ, अपने उन दोस्तों से दोस्ती करो जो तुम्हारी हम उम्र हो, तुम्हारी उम्र के हों। जब मैं अपने कमरे में आराम करने चली गई तो अचानक अपने पैरों पर उसके हाथों को महसूस किया। वो अपने हाथों से मेरे पैरों की मसाज कर रहा था। मैंने मना किया तो वो कहने लगा कि मुझे करने दो, इस घर में मैं ही हूँ जो आपकी फिक्र करता हूँ और आपकी चिंता करता हूँ और आप मेरी चिंता करती हो। रात का समय था, मैं बिस्तर पर लेटी थी। तभी मेरा अचानक सर चकराने लगा। मैं बिस्तर की चादर को लपेट कर सो गई। अब बिस्तर पर एक शर्ट और एक मेल परफ्यूम पड़ा हुआ था। ये सामान किसका था, कौन यहाँ लाया और कब लाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने खुद को ठीक से देखा तो सब अजीब सा लग रहा था। मुझे थकान सी महसूस हो रही थी, पूरा शरीर टूट रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत थकी हुई हूँ। तभी मेरी तबीयत भी बहुत खराब थी। मैं बाथरूम में गई और मैंने बाथरूम में जाकर देखा कि मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। अगले दिन मैंने अपनी माँ को ये सब बताया। माँ ने अगले दिन ऑफिस से छुट्टी ले ली, डॉक्टर के पास मुझे लेकर गई और मैं खुद भी डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला मैं गर्भवती हूँ। यह सच माता पिता के सामने आया, लेकिन मोहित का मेरे साथ रहना मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रहा था। मैंने मोहित की हरकतों को समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे माइंड में दो विचार चल रहे थे, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक ये कहता है कि वो मेरा भाई है और नकारात्मक ये कहता है कि शायद उसने ही ये किया है। अब एक दिन मैं अस्पताल गई और अबॉर्शन कराने से पहले डॉक्टर से कहा कि मैं इस बच्चा जो है इसका डीएनए कराना चाहती हूँ। तब रोज डॉक्टर इस चीज़ को तैयार हो गए। डीएनए रिपोर्ट भेजी जाती है, डीएनए की रिपोर्ट आती है और जब सच्चाई सामने आई तो ये सुनकर मेरे पैरों से जमीन निकल गई और आप भी हैरत कर जाएंगे। मैंने अपने कमरे में एक मोबाइल छुपा दिया था और जब मेरे माता पिता घर पर नहीं होते थे और मोहित मेरे पास आया था और मेरे सिर को सहरा रहा था, मेरे सिर की मालिश कर रहा था, तो मैं बेहोश हो गई थी। और जब मुझे होश आया तो मैंने कमरे की रिकॉर्डिंग चेक की और मैंने उस मोबाइल में देखा कि मोहित अपने दोस्तों को लाता था और मेरे साथ वो लोग बुरा काम, बुरा बर्ताव करते थे। यह जानकर मैं टूट गई, अंदर से बहुत डिप्रेशन में चली गई। और जब मैंने जाकर मोहित का गिरेबान पकड़ा और उसे खींचकर थप्पड़ मारे और अपने मम्मी पापा के सामने ले गई, और मम्मी पापा ने जब सख्ती से पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया।
वीडियो देखा तो माँ तो फर्श पर ही गिर पड़ी और माँ ने मोहित को बहुत मारा और इसे कभी बहन समझता ही नहीं था। तू तो बस सिर्फ पैसे का भूखा है, तुझे पैसे की ज़रूरत थी, तुझे पैसे कमाना था। और इतना ज़्यादा मारा माँ ने उसे, और माँ चिल्लाती रही, रोती रही, उसे कोसती रही और इतना मारा कि उसकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन जैसे तैसे वो खुद को माँ से छुड़ाता है और घर से भाग गया। फिर घर पर वो कभी लौट कर नहीं आया। मैंने अपने आप को मजबूत बनाया, मैंने समझा कि परिवार का महत्व क्या होता है। मैंने ये सीखा कि परिवार में रहकर भी, अपनों के बीच रहकर भी खुद की सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। इस घटना ने सिखाया मुझे कि आप परिवार में रहें, दोस्तों में रहें, मित्रों में रहें, हमेशा सतर्क रहें। एक भरोसेमंद भाई और दोस्त का होना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। पर इस कहानी ने मुझे ये सिखाया, कभी भी किसी पर भी पूरी तरह और जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने परिवार की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे परिवार में ही कोई पैसे कमाने के चक्कर में बच्चों से हम बेफिक्र हो जाएं और बच्चे गलत रास्ते पर चले जाएं। और यह भी एक चेतावनी है। हमें हमेशा अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना चाहिए। अनजान मर्दों के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, इस लड़की की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। इस लड़की की कहानी सुनकर बहुत रोना भी आया, क्योंकि जब हम घर में सुरक्षित नहीं हैं तो हम सुरक्षित कहाँ रहेंगे। जब घर में ही हमारा शोषण होगा तो बाहर हमारे साथ क्या होगा। पर लड़की की हिम्मत थी, उसकी सराहना थी, उसकी सूझबूझ थी कि वो 3 महीने की प्रेगनेंसी से ही इस चक्कर से बाहर निकल आई और दोषी को कठिन से कठिन कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। जो लोग इसमें आरोपी थे उन्हें सजा मिलेगी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है। आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और जिन लोगों के बीच में भी रहें अपने आप को सतर्क रखें। कहीं ऐसा ना हो आपके साथ भी जाने अनजाने में कोई अप्रिय घटना हो जाए और जब आपको इस अप्रिय घटना की जानकारी मिले जब तक बहुत देर हो चुकी हो। आप समझदार हैं, ताकतवर है, बुद्धिजीवी हैं, इसमें कोई शक नहीं। सामने वाला अपराध नहीं कर सकता, ये सोचने की गलती कभी ना करें। अपराध किसी भी रूप, किसी भी शरण में हो सकता है। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।